Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए बेटा, आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 6 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग में बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टाफिंग का मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसमें स्टाफिंग में कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, फिर स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आता है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। उसके बाद बेटा स्टाफिंग के बारे में हम सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, इसके मीनिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग मीन्स बेटा फाइलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोस्ट्स विद पीपल। जो वेकेंट पोस्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीछे हमने जो चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा, उस चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजिंग। अब जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर था उसके अंदर हमने वो रिक्तियां तैयार की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया था और उसमें बताया था हमने कि भाई कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है और उसके अंदर ये रिक्तियां होती हैं, ये वैकेंसीज होती हैं, इन पे कॉम्पिटेंट पर्सन्स को लगाना होता है। अब उन जो जो वैकेंसीज हमने वहां बनाई थी उन पे लोगों को बिठाना, किस प्रकार के लोगों को बिठाना, कॉम्पिटेंट पर्सन्स। कॉम्पिटेंट पर्सन्स का मतलब है कैपेबल पर्सन्स। जो व्यक्ति जिस पोस्ट के योग्य हो उस पोस्ट पे उसी व्यक्ति का ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो एक योग्य व्यक्ति की सिलेक्शन एक पर्टिकुलर पोस्ट पे करना, ये किसका काम है? स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग मीन्स फाइलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोस्ट्स with people. It maintains coordination between the post and the individual and includes, ये क्या करता है? जो स्टाफिंग है ये कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है, किसमें? पोस्ट में और इंडिविजुअल में। पोस्ट में और इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन। अब बेटा यहाँ यही समझाने वाली बात है कि पोस्ट में और इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं। जैसे कॉमर्स की पोस्ट है तो पोस्ट का नाम है लेक्चरर इन कॉमर्स और इंडिविजुअल उस पर कौन है? परवीन कुमार। तो एक पोस्ट के ऊपर योग्य उम्मीदवार का चयन, तभी तो दोनों में आपस में सामंजस्य बैठेगा, नहीं तो पोस्ट तो कॉमर्स की है, पोस्ट का नाम तो लेक्चरर इन कॉमर्स है, लेकिन हमने उस पे उस रिक्ति को, उस वैकेंसी को किसी ऐसे व्यक्ति से फिलअप कर दिया जो उसके काबिल नहीं है, तो फिर देखना वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्टाफिंग फंक्शन था हमारा मैनेजमेंट का, वो लैग कर गया। और जब तक मैनेजमेंट में स्टाफिंग का फंक्शन है तब तक ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टाफिंग का काम ही यही होता है। तो ऐसा करने के लिए, ये कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, फिर स्टाफिंग के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो इसके सब फंक्शन है, बिकॉज स्टाफिंग इज द इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग में आएगा कि सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग तो एक इंडिविजुअल फंक्शन है, लेकिन आगे स्टाफिंग के सब फंक्शंस हैं, कंटेंट्स हैं। आगे आपके जो इसी यूनिट के अंदर चैप्टर आएंगे, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, तो ये सारे स्टाफिंग के पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाना। उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाना। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तब हम योग्य उम्मीदवारों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और लोग फॉर्म भरते हैं, आते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब, रिक्रूटमेंट में एक और है आपके पास, आपके एग्जाम में भी आ सकती है ये चीज़, कि भी रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट के समय हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए भाई, हमारे यहाँ ये पोस्ट्स हैं, ये इनके लिए योग्यता है, ये इनका जो एलिजिबिलिटी है,
और इस एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जो है हमारे यहाँ पोस्ट्स को यहाँ अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। तो रिक्रूटमेंट में इनविटेशन दे रहे हैं हम, लेकिन इसी के साथ साथ सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। सिलेक्शन को बेटा नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलेक्शन में हम रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए लोगों में से छंटनी करने लगते हैं। जैसे पुलिस भर्ती का नाम सुना होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब बेटे हिंदी में भर्ती होता है। तो आपने पुलिस भर्ती का नाम अच्छे से सुना होगा। तो पुलिस भर्ती में बेटा क्या होता है? सबसे पहले तो लोगों को भर्ती के लिए बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद फिर उनकी ग्राउंड में जो है दौड़ लगवाई जाती है, फिर उनका फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। यानी धीरे धीरे जितने रिक्रूटमेंट के लिए लोग आए हुए होते हैं, हम उनमें से चयन करना शुरू कर देते हैं। यानी उनमें से काफी सारे लोगों को वापस भेजना शुरू कर देते हैं, और जो उनमें ठीक लगते हैं हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। फिर ट्रेनिंग की बात आती है क्या कि भी जिन लोगों का हमने सिलेक्शन कर लिया, अब सिलेक्शन कर लिया, लेकिन क्या सिलेक्शन करने के बाद एक व्यक्ति 30 से 35 साल नौकरी करता है, या 25 से 30 साल जॉब करता है, 20 से 25 साल जॉब करता है, तो क्या उसको इस दौरान किसी फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती? तो जॉब के टाइम हमेशा बंदे को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और जॉब पे मैनेजमेंट बेटा यही कहता है कि जॉब पे ट्रेंड व्यक्ति को ही जो है वो अपॉइंट होना चाहिए। अगर ट्रेंड व्यक्ति एक जॉब के ऊपर आपने अपॉइंट कर दिया, तो ये जो पोस्ट और इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन है, ये आपका हर हाल में मेंटेन रहेगा। और पोस्ट और इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वहाँ कभी काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। दिक्कतें तभी आती हैं कि पोस्ट और इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन आपस में ना बैठ रहा हो। उसके बाद प्रमोशंस की बात आती है कि भाई जो लोग हमने भर्ती जिनका चयन किया, सिलेक्शन किया, वो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो नेचुरल है टाइम टू टाइम उनका जो है प्रमोशन से रिलेटेड भी जो है जो डिसीजन लिए जाते हैं, और उनके ट्रांसफर से रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद बेटा देखिए आगे इसमें स्टाफिंग में ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग में बेटा क्या है? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात स्टाफिंग फंक्शन की ये है कि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी पोस्ट पे हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, किसी चीज की, किसी वस्तु की नियुक्ति नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ये बात? तो इसलिए जो स्टाफिंग फंक्शन है, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। नंबर 2 सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। बिल्कुल अदर जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हमने मैनेजमेंट का फंक्शन क्या पढ़ा? प्लानिंग फंक्शन पढ़ा हमने। प्लानिंग के बाद हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पढ़ा। अब कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? कंट्रोलिंग फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट के। तो सो मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर जो है जो स्टाफिंग है, ये सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, यानी ये दूसरे जो मेन फंक्शंस हैं उन्हीं की तरह एक सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये कोई सब फंक्शन नहीं है। जैसे अब बात की थी हमने रिक्रूटमेंट की, बात की थी हमने सिलेक्शन की, बात की थी हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की थी ना, बात की थी हमने ट्रांसफर की। तो ये सारी चीजें वो आगे इनके एलिमेंट्स हैं, फंक्शन के फंक्शन है, वो सब फंक्शंस हैं। बट जो स्टाफिंग है इज ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। जो स्टाफिंग फंक्शन है बेटा मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे, लेवल्स मैनेजमेंट के लेवल्स आपको मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं। जैसे सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, प्लेटफॉर्म एरिया है। तो वर्कर तो हर जगह होते हैं। टॉप लेवल पे भी हमें पोस्टें होती हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि टॉप लेवल पे मान लिया कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि टॉप लेवल पे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार काम करते हैं, फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे ऑफिसर्स लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लेवल पे आ जाइए तो नीचे जो है थर्ड और फोर्थ क्लास काम करते हैं, फिर उसके बाद आ जाइए आप जो है प्लेटफॉर्म एरिया पे जो है वर्कर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। तो हर जगह पे हमें जो सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन जो एक
एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिलेशन टॉप लेवल से भी है। टॉप लेवल पे भी हम स्टाफिंग करते हैं, वहां पे भी हमें कॉम्पिटेंट पर्सन्स को लेना पड़ता है। कि एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हम उठाते हैं, मान लिया यूनिवर्सिटी का हम वाइस चांसलर लगा रहे हैं या रजिस्ट्रार किसी को लगा रहे हैं, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को लगाया जाता है, एक ट्रेंड पर्सन को लगाया जाता है, एक कैपेबल पर्सन को लगाया जाता है, एक एलिजिबल पर्सन को लगाया जाता है। अदरवाइज तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, क्योंकि एक जैसे जो पोस्ट और इंडिविजुअल का जो कोऑर्डिनेशन है वहां पे वो बनाना बड़ा जरूरी है, और इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद जो है असेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स, उसके बाद रिलेटेड टू ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ फंक्शन है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो इसलिए जो बिजनेस है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जैसे मान लिया एक स्कूल का एग्जाम्पल मैंने पकड़ा था कि भी पोस्ट का नाम है लेक्चरर इन कॉमर्स, इंडिविजुअल का नाम है परवीन शर्मा, तो परवीन शर्मा को उस पोस्ट पे अपॉइंट करना, तो इसका मतलब है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, अगर वो काबिल है तो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरे हुए हैं। और अगर वो काबिल नहीं, बल्कि उस पोस्ट को हमने किसी नाकाबिल व्यक्ति से भर दिया, किसी अनट्रेंड व्यक्ति को उस पर अपॉइंट कर दिया, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टॉपिक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंक्शन है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्जेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे वो लैक कर जाता है। तो इसलिए जो स्टाफिंग है, अगर हम पोस्टों पे उन पोस्ट्स के मुताबिक कैपेबल पर्सन्स को, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को हम अपॉइंट करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। जो बेटा स्टाफिंग है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर देती है, क्योंकि स्टाफिंग से क्या होता है, पॉलिसीज बनती हैं। अब पॉलिसियां, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पॉलिसियां बनती हैं, पॉलिसीज में ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल लोगों का प्रमोशन करना है, इंटरनल लोगों की भर्ती, इंटरनल को पहले प्रमोट करके फिर लोअर पोस्ट्स पे एक्सटर्नल को भर्ती करना है, इस प्रकार की चीजें। तो जो इंटरनल जो है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई इंटरनल पोस्ट हैं, लेकिन इंटरनल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई है, एक्सटर्नल से उसको अपॉइंट करना पड़ गया, या जो भी हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो स्टाफिंग है वो इंटरनल और एक्सटर्नल में, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाए क्या कि भाई जो है, जो जिसको कहते हैं कि भाई ये अपना जहाँ पर जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही केवल एम्प्लॉय लिए जाएं, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी कि केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही एम्प्लॉयज़ को लिया जाए, तो वहाँ पर फिर जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस का है, वो स्टाफिंग द्वारा प्रभावित होता है। उसके बाद आगे चलिए, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद देखिए बेटा आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में क्या है, सबसे पहले है डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। सबसे पहले हमने बताया था कि भी पर्टिकुलर पोस्ट हमारे पास है, उन पोस्ट्स के लिए क्या किया जाता है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं, जो योग्य व्यक्ति होते हैं, उनको डिस्कवर किया जाता है, ढूंढा जाता है। किसके द्वारा हम उनकी डिस्कवरी करते हैं, रिक्रूटमेंट के द्वारा हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और वहाँ लिख देते हैं कि ये योग्यता चाहिए, ये यहाँ काम है और ये है, और तुरंत जो लोग हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से क्या होता है बेटा, हमने क्या किया, जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं उनको पोस्ट्स पे अपॉइंट कर दिया। तो जब कॉम्पिटेंट पर्सन्स को हम पोस्ट पे लगाएंगे तो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो नेचुरल है उसका सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा है जिसके अंदर लोगों की परफॉर्मेंस बेटर है, जहाँ पे अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सन्स को हमने लगाया है, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर्वाइव। तो कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल अपने आप हो जाता है। एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज की ग्रोथ भी हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बोथ जो है, ये दोनों ही जो चीजें हैं, इट टोटली
depends on competent persons, and competent persons on vacant posts are only possible through the functions of management named staffing। तो उसके बाद नंबर 4 पे आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बेटा यहाँ पर देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है दो प्रकार के रिसोर्सेज लगे हुए होते हैं। जैसे प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन किससे होता है? मनी से, मैन से, मशीन से, मटेरियल से। मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल। तो मैन कौन सा रिसोर्स है वहां? मैन एक एक्टिव मीन हुआ, प्रोडक्शन का एक्टिव मीन मैन है। मनी, मशीन एंड मटेरियल वो क्या है? पैसिव मीन है। लेकिन जो पैसिव मीन का यूटिलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक्टिव मीन पे डिपेंड करता है। एक्टिव मीन क्या है? ह्यूमन। अगर हमने वहां पोस्ट पे कॉम्पिटेंट पर्संस को बिठाया हुआ है, अच्छे जो ट्रेंड लोग हमने अपॉइंट किए हुए हैं, तो नेचुरल है वो जो मशीन का, मटेरियल का जो यूज है वो अच्छे से करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि भाई मान लिया 4 मीटर कपड़ा है, 4.5 मीटर कपड़ा एक हमने ट्रेन टेलर को दिया, तो ट्रेन टेलर 4.5 मीटर कपड़े में हमारा कमीज पजामा भी बना देगा और एक बच्चे की शर्ट भी बना देगा। और एक हमने 4.5 मीटर कपड़ा किसी अनट्रेन टेलर को दे दिया, वो उसको बीचों बीच ऐसा उड़ाएगा, ऐसा काटेगा, क्योंकि वो अनट्रेंड है। वो उसने हमारा, बच्चे का तो दूर, हमारा कमीज पजामा भी उसने छोटा कर दिया। वो कहता है तो कम कपड़ा था, इसमें तो कम ही बना है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं था, उसको उसकी कटिंग करनी नहीं आई। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो ट्रेंड लोग होते हैं, सबसे बड़ा फायदा उनका यही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होता है। एक मशीन है, उसको ट्रेंड आदमी के हाथ में रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी, वो सेफ रहेगी और उससे आउटपुट भी अच्छा आएगा। ऐसे ही मटेरियल है, जो एक ट्रेंड आदमी है वो मटेरियल का प्रॉपर यूज करेगा, वेस्टेज नहीं होने देगा। ठीक है ना? मनी, मटेरियल, और ऐसे ही मनी की वेस्टेज नहीं होगी। एक अच्छा आदमी काम करने वाला हमने ट्रेंड वर्कर लगा लिया, तो ट्रेंड वर्कर अगर लगाया है तो नेचुरल है कि उसका जो हमने उसको दिया है पैसा वो हमारे काम आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि हमने अपने यहाँ वर्कर भी रख लिया, काम फिर भी हमें कहीं बाहर से करवाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा काम, वो वर्कर जिस काम के लिए हमने रखा था उस काम से रिलेटेड उसको कोई नॉलेज है ही नहीं है। तो इसलिए जो स्टाफिंग है उससे कॉम्पिटेंट पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, जिससे जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होता है। उसके बाद आता है बेटा इंप्रूवमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है? एक ट्रेंड एम्प्लॉय है, मान लिया एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हमने जॉब पे ले लिया, और फिर उसको जॉब पे आने के बाद हमने स्टार्ट में उसका ओरिएंटेशन किया, ओरिएंटेशन के बाद हमने उसको ट्रेनिंग दी। तो नेचुरल है ट्रेंड व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है वो किसी आम व्यक्ति के कॉन्फिडेंस से कहीं ज़्यादा होता है। तो इसमें बेटा क्या आता है कि भाई उससे क्या होगा, जब मान लिया मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और उस पोस्ट से रिलेटेड मुझे टोटल नॉलेज है, तो नेचुरल है कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन मुझे जॉब से रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जॉब पे जाते हैं तो वहां जाते वक्त जो है कतराते हैं, वो जॉब से दाएं बाएं टलते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कितना भारी काम आपसे करवा लिया जाएगा। वो तभी होता है जब वो लोग, वेदर जो है, जो इंडिविजुअल्स आर नॉट ट्रेन्ड, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, वो ट्रेंड नहीं है, उनको कोई किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। अगर व्यक्ति ट्रेंड है तो स्टाफिंग के द्वारा अगर सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस को करने के बाद एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है तो नेचुरल है वो ट्रेंड मिलेगा, और अगर ट्रेंड मिलेगा तो वो अपने काम को अच्छे से करेगा, और अच्छे से करेगा तो उसको अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, मोरल का मतलब क्या होता है बेटा? एक एम्प्लॉय होता है, नेचुरल है कि मुझे, अगर मुझे अपनी जॉब से रिलेटेड सारा काम आता है तो मेरा अंदर से जो मोरल है वो बूस्ट होगा। समझ रहे हो ना? कि भाई मुझे ये लगेगा कि भाई मैं, हाँ, मैं अपनी पोस्ट के काबिल हूँ। तो इससे जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा मोटिवेटेड अपने आप को फील करता है,
और एक मोटिवेटेड जो व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितना अच्छा काम वो कर सकता है इतना अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता। तो इसके बाद देखिए आगे बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ये एक मैनेजमेंट की ब्रांच है। तो मैनेजमेंट की ब्रांच है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करती है? लोगों का रिक्रूटमेंट करने का काम करती है, सिलेक्शन का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है और एम्प्लॉयज का ऑप्टिमम यूज करने का काम करती है। तो दूसरे नंबर पे, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द कंपनी। कंपनी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स, जितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उतना अवेलेबल है या नहीं, तो उतना जितना कंपनी के अंदर चाहिए उतना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करवाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द कंपनी। एफिशिएंट बोला है बेटा वर्ड। ह्यूमन रिसोर्स तो वैसे ही हम भर लेंगे दुनिया भर के लोगों को, अब लोगों को तो हमने भर लिया लेकिन उनमें एफिशिएंट एक भी नहीं है। तो अगर एफिशिएंट पर्सन्स को हमने नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल किया तो हमारा काम अच्छे से नहीं चल सकता। तीसरे नंबर पे, एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय मेक्स हिज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स। बिल्कुल, इस बात को एंश्योर करवाना, इस बात की गारंटी कौन दिलवाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हर एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अचीव करने के लिए। क्योंकि बेटा एम्प्लॉयज में मान लिया, देखो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि +2 के अंदर 5 विषय है, तो 5 विषय के अंदर 5 टीचर आपको पढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं, तो पांचों का कंट्रीब्यूशन अगर बराबर है, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपना पांचों दे रहे हैं, तभी परिणाम अच्छे आ सकते हैं। अगर 5 में से 4 बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक कहीं दिक्कत दे रहा है तो परिणाम को प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और इसीलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है, ताकि कोई भी फैक्टर ढीला ना रहे, कहीं से भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित ना हो जाए। इसके बाद देखिए, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवोल्यूशन में इसमें पहले बेटा लेबर वेलफेयर स्टेज है, फिर पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज है और फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज है। तो लेबर वेलफेयर स्टेज में क्या होता है बेटा? लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, वर अपॉइंटेड टू एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे यूनिवर्सिटी है एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉई कौन है? जो हम काम करने वाले लोग हैं वहां। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक मीडिएटर का काम कौन करता है? मीडिएटर का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। वो कौन सी स्टेज होती है? लेबर वेलफेयर स्टेज होती है, क्योंकि आपस में दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दोनों के अंदर अगर मिडल मैन कोई नहीं होगा, उनका आपस में तालमेल बनाने का काम नहीं होगा, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। उसके बाद पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज है। पर्सनल ऑफिसर्स होते हैं इसमें और पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, वर अपॉइंटेड टू मेक पीपल अवेलेबल फॉर ए कंपनी। पर्सनल ऑफिसर्स और पर्सनल मैनेजर का काम क्या होता है? कंपनी के लिए लोगों को अवेलेबल करवाना ताकि काम अच्छे से चल सके। HRM स्टेज क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वर अपॉइंटेड टू मैनेज पीपल टू रिटेन देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो ह्यूमन रिसोर्स स्टेज है वो किसका काम करती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वर अपॉइंटेड, वो इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि वो इस बात का मैनेजमेंट देखते हैं कि लोग कौन? एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक स्टे करें। और लंबे समय तक बेटा आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम क्वालिटीज पढ़ रहे थे, उनमें देखा ही है कि लंबे समय तक स्टे कौन करेगा? जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा। लंबे समय तक स्टे कौन करेगा? जिसका मोराल बूस्ट होगा, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, जिसका हौसला पूरा है, जिसको लगता है कि हाँ जो मुझे काम मिला है मैं उसके काबिल हूँ और मैं काम अपना अच्छे से कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए बेटा, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट आती है, रिक्रूटमेंट के बाद फिर क्या आता है?
प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। तो स्टाफिंग में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक्सपर्ट की सर्विसेज को ही केवल एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी को नहीं। दूसरे नंबर पे डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। टाइम टू टाइम जो है, जो लगे हुए लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए इंसेंटिव प्लान्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से काम काम करवाते रहें आप, तो काम करवाते वक्त उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, आगे हम जाकर के इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में कि इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है। फायदे, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी ने अच्छा काम किया तो नेचुरल है हम उसको अच्छा काम करने के लिए इंसेंटिव दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। अब फायदे, इंसेंटिव्स का यहाँ पर मीनिंग हम फायदे से लेते हैं, और उसमें उसको उसकी सैलरी बढ़ा करके भी उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है, उसको कोई अलग से पैसा दे करके भी इंसेंटिव दिया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट करके भी उसको इंसेंटिव दिया जाता है, और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट पेमेंट में क्या आता है, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया। इनडायरेक्ट में क्या आता है कि उसकी फैमिली का इंश्योरेंस करवा दिया, या उसका मेडिकल वगैरह का जो है वो सिस्टम करवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए की जाती हैं। उसके बाद हैंडलिंग ग्रीवेंसीज एंड कंप्लेंट्स। उनकी जो शिकायतें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको भी दूर करवाना, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। क्योंकि अगर उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, वो अगर दूर नहीं होंगी तो नेचुरल है जो इम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो इनसेटिस्फाई हो जाएंगे। और इनसेटिस्फाई का मतलब नाखुश हो जाएंगे वो। अगर एक काम करने वाला, चाहे वो मजदूर भी है, अगर वो खुश है तो अच्छा काम करेगा। अगर वो कहीं ना कहीं इनसेटिस्फाई है तो नेचुरल है कि उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद अगला है प्रोवाइडिंग ए सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर से रिलेटेड जो स्टेप हैं, वो भी लिए जाते हैं। उसके बाद डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। और जो कंपनी है उसको लॉ सूट से, जो उसके खिलाफ जो कंपनी के दावे होते हैं, जो लोग कंपनी के खिलाफ जो है कोर्ट में केस मुकदमे कर देते हैं, उनसे डिफेंड करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। इस प्रकार के लोगों को अपॉइंट करके कंपनियों में रखा जाता है, जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो कंपनी के लिए कोर्ट में जाकर के कंपनी को डिफेंड करने का काम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। जो पर्सनल होते हैं, इम्प्लॉइज होते हैं, उनका रिकॉर्ड कीप करके रखा जाता है। डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। तो इसी के साथ बेटा स्टाफिंग प्रोसेस की बात आ गई। तो अब स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है कि स्टाफिंग अगर हम करना चाहते हैं कहीं, तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो हमें ये देखा जाता है कि हमें कितने लोग चाहिए। मान लिया एक पुलिस में भर्ती करने की एग्जांपल देता हूँ, मैं पुलिस का नाम इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमने जो भर्ती नाम है वो पुलिस में ही सुना है, जबकि भर्ती तो हर जगह होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है हमें कितने लोग चाहिए। फिर जितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट दूसरे नंबर पे, उतने लोगों के लिए भर्ती की जाती है। एडवर्टीजमेंट उतने लोगों के लिए किया जाता है जितने हमें चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे सिलेक्शन, जितने लोग हमने बुला ली उनमें से छंटनी। अब हमने रिक्रूटमेंट तो एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव जो है रिक्रूटमेंट में क्या आता है, जैसे हमें 2000 पुलिस में सिपाही चाहिए, लेकिन रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में हमने एडवर्टीजमेंट किया तो वहां पर 4000 के लिए एप्लीकेशंस आ गई। तो सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, उन 4000 में से 2000 का सिलेक्शन करना है हमें। इसीलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है कि पोस्टें 2000 थी लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए 4000 को बुला लिया। लेकिन सिलेक्शन को नेगेटिव क्यों बोला जाता है, 4000 में से 2000 को वापस भेज दिया। तीसरे नंबर पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन करने के बाद इंप्लॉई का प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट का मतलब, जैसे सिलेक्शन है, मेरी सिलेक्शन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मुझे सिलेक्शन की। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मैंने इन चीज़ों को अच्छे से देखा। मुझे याद है कि सिलेक्शन लेटर मिला मुझे, तो सिलेक्शन लेटर लेने के बाद मैं जो है सीधा मेडिकल के लिए गया। तो वहाँ पर मेडिकल जो हमारी जांच थी वो हुई। मेडिकल जांच होने के बाद फिर हमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में जाना पड़ा प्लेसमेंट लेटर के लिए। फिर हमें प्लेसमेंट लेटर मिला। अब मेरी जो सिलेक्शन अथॉरिटी है तो वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, लेकिन मेरा जो प्लेसमेंट किया गया है स्टूडेंट्स, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्कूल में किया गया है।
तो स्कूल मेरा प्लेसमेंट सेंटर है। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात आती है। अब ओरिएंटेशन किसको कहते हैं? मैं अपने प्लेसमेंट सेंटर पे पहुंच गया, लेकिन मुझे क्या पता वहां कौन सा काम कैसे होता है। तो सबसे पहले वहां का जो प्रिंसिपल है या कोई और सीनियर व्यक्ति है, मुझे मेरे काम से रिलेटेड और स्टाफ से रिलेटेड और वहां के जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारियां मुझे दी जाएंगी पहली स्टेज पे, वो किस में आती हैं? ओरिएंटेशन में आती हैं। उसके बाद जब मैं वहां काम करने लग जाऊंगा, तो काम करते करते बीच में भी मैंने आपको बताया है कि एक व्यक्ति 25 से 30 साल तक या 30 से 35 साल तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो टाइम टू टाइम उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। ये नहीं है कि भाई आप 30 साल पहले लगे थे तो उसी समय आपने जो सीख लिया उसके बाद आप कभी अपडेट हुए नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, तो नेचुरल है कि आप में वो कमजोरी रहेगी। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग से ही डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग से ही इम्प्लॉई का डेवलपमेंट होता है और इम्प्लॉई के डेवलपमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी डेवलप कर ही नहीं सकता जिसके इम्प्लॉई ट्रेंड और डेवलप नहीं होते। तो ये एक दूसरे से बंधी हुई चीजें हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि हमने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी दे दी, ओरिएंटेशन भी कर दिया, सिलेक्शन करने के उनको लगा दिया हमने काम पे, तो उनके काम का मूल्यांकन भी बड़ा जरूरी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर सफर क्यों करते हैं? क्योंकि काम जिसने कम किया उसको भी रेमुनरेशन उतना ही मिला, जिसने ज्यादा किया उसको भी उतना मिला। कई बार कम काम करने वाला ज्यादा रेमुनरेशन ले जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो लगे हुए जो इम्प्लॉय होते हैं वो इनसेटिस्फाई रहते हैं, और इनसेटिस्फाई जो लोग होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते। तो जब उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं अगर वही इनसेटिस्फाई है, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कहाँ पॉसिबल है? वो तो उसको आगे की बजाय पीछे खींचने का काम करेंगे। तो परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के बाद, और ये भी नहीं है कि परफॉर्मेंस का आपने मूल्यांकन कर लिया और करने के बाद छोड़ दिया, नहीं, उनका बेटा मूल्यांकन करने के बाद, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के बाद जिसने अच्छा काम किया है उसको उसके लिए इंसेंटिव देना, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना बहुत जरूरी है। चाहे उसको मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिए जाएं, चाहे उसको नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएं। उसके बाद प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड स्टेप लिए जाते हैं, और कंपनसेशन से रिलेटेड स्टेप की अगर कहीं किसी इम्प्लॉई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको कंपनसेट भी किया जाता है। क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है वो रहता है। तो उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में बेटा सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो रिक्रूटमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। दूसरा जो कंपोनेंट है वो सिलेक्शन है, उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। और तीसरा जो कंपोनेंट है बेटा वो क्या है? ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है ये स्टाफिंग का, ये यहीं ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा वो चैप्टर हमारा बेटा रहेगा रिक्रूटमेंट का। तो इसलिए आज का लेक्चर हमारा अब यहीं हम इसका एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।